हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज हम 70th बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक कवर करेंगे। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, यानी 72nd बीपीएससी या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं 70वीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है। ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है चारा, ऑप्शन सी है सरसों और ऑप्शन डी है कपास। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा चारा, क्योंकि जो चारा है ये जायद फसलों के अंतर्गत आता है। और जायद फसलों में मुख्यतः तरबूजा, खरबूजा, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। जायद में हरे चारे की खेती करने के लिए अच्छी तरह से जल निकास वाली दोमट जमीन आवश्यक है, यानी बलुई दोमट की आवश्यकता होती है। तो जायद की खेती के लिए बलुई दोमट की आवश्यकता होती है। और जायद फसलों की बुआई मार्च के मध्य से अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक होती है, मतलब मिड मार्च टू मिड अप्रैल तक। और इसकी कटाई जो होती है वो जून में होती है। जून में कटाई होती है इसकी। और जो गेहूं, जौ, मटर, चना है और सरसों ये रबी की तथा कपास नकदी फसल है। तो ध्यान रखना है, ये जो है ये नकदी है और सरसों तो ये हो गई रबी हो गई और चना भी रबी हो गया। तो ध्यान रहे कि जायद फसलों में चारा होता है, तरबूजा होता है, खरबूजा होता है, खीरा होता है और सब्जियां होती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है। ऑप्शन ए है भारत का पश्चिमी तट, ऑप्शन बी है उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट और ऑप्शन डी है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। तो इसका आंसर होगा कि जो एंडीज है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैला हुआ है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ध्यान है, दुनिया की सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और लगभग 7000 किलोमीटर लंबी यह पर्वत श्रृंखला है। लगभग 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर यानी 43,050 मील। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है प्लास्टिक का निपटान, ऑप्शन बी है जीवाश्म ईंधन का जलना, ऑप्शन सी है वनों की कटाई और ऑप्शन डी है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। तो ध्यान रखना, वायु प्रदूषण का कारण पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा जीवाश्म ईंधनों का जलना, क्योंकि वायु प्रदूषण मुख्य रूप से उद्योगों तथा स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधन में कोयला या पेट्रोलियम के जलने से होता है। तो ध्यान रखना कि जो वायु प्रदूषण कोयला तथा पेट्रोलियम के जलने से होता है और ये मनुष्य, जानवरों तथा पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए हमारे आसपास के वायु को स्वच्छ रखने के लिए इनको हटाना जरूरी है। प्रदूषण वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों का एक अवांछनीय परिवर्तन है और जो अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक हैं उनको प्रदूषक या पोल्यूटेंट कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। सॉरी।
कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? ऑप्शन है उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु, यहाँ पे ढांचा होगा, ढांचा, उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु, विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु, पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा या निर्माण वस्तु। तो इसका आंसर होगा पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? ऑप्शन ए है 100 से 120 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 50 से 70 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 120 से 150 लाख करोड़ और डी है 70 से 90 लाख करोड़। तो इसका आंसर होगा कि क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार 100 से 120 लाख करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। यह वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 43 लाख करोड़ के दोगुने से भी अधिक का प्रतिनिधित्व करती है, जो मुख्य रूप से प्रत्याशित विस्तार, बुनियादी ढांचे में बढ़े हुए पूंजी निवेश, निवेशकों के बीच बुनियादी ढांचे बॉन्ड में बढ़ती रुचि और मजबूत खुदरा ऋण वृद्धि जैसे कारकों से प्रेरित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना है? तो आपको ध्यान रखना, इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल का इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसको भी हमें देखना है। ऑप्शन ए है 17.7%, 27.6% और 54.7%, यानी कृषि का 17.7, उद्योग का 27.6 और सेवा क्षेत्र का 54.7, और ऑप्शन बी है 18.7%, 28.6% और 52.7%, और ऑप्शन सी है 17.7%, 28.6% और 53.7%, और ऑप्शन डी है 16.7%, 26.6% और 56.7%। तो ध्यान रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान 17.7, 27.6 और 54.7% है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो आपको ध्यान होगा कि हमने जब 71st BPSC का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था तो उसमें भी महिला श्रम बल भागीदारी का भी बात हुआ था। तो ये दर जानना हमें बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का भी यही मोटिव होता है कि हम हर साल के क्वेश्चन को देख के आइडिया लगा पाएँ कि कौन कौन सा रिपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो ऑप्शन ए है 25.3% से 25.3% से 35% तक, ऑप्शन बी है 23.3% से 37% तक, ऑप्शन सी है 23.3% से 33% तक, और ऑप्शन डी है 20.3% से 30% तक। तो इसका आंसर होगा 23.3% से 37% तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 4.1%, ऑप्शन सी है 5.5% और ऑप्शन डी है 4.5%। सॉरी। तो RBI जो प्रत्येक तिमाही पर मुद्रास्फीति की दर को परिवर्तित करता है, और 6 दिसंबर 2024 को RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 4.8% कर दिया था। तो ध्यान रहे इसका आंसर होगा 4.8%, लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं था इसलिए कमीशन ने इसे इवैल्यूएशन से बाहर कर दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ कि CGTMSE का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ऑप्शन बी है
क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ऑप्शन सी है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और ऑप्शन डी है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ध्यान है CGTMSE, इसका आंसर होगा सी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। और इस योजना की शुरुआत भारतवर्ष ने 2000 में किया था। और इससे संबंधित मंत्रालय है MSME और सिडबी ने, MSME और सिडबी ने मिलकर इसको, सिडबी ने मिलकर CGTMSE योजना को लागू करने के लिए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट नाम में एक ट्रस्ट की स्थापना की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? ऑप्शन ए न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1500 करोड़। ऑप्शन बी है न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 500 करोड़। ऑप्शन सी है न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 2000 करोड़। और ऑप्शन डी है न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़। तो क्या पूछ रहा है? स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, कि 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? ऑप्शन ए है 54,111 रुपये। ऑप्शन बी है 42,083 रुपये। ऑप्शन सी है 61,434 रुपये। और ऑप्शन डी है 47,498 रुपये। तो ध्यान रहे कि 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 54,111 रुपये है। और यह वर्ष 2021-22 में 47,498 रहे। तो ध्यान रहे ये कब का है? 21-22 में है, ये 21-22 का है। और 22-23 का 54,111 रुपये है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। इसमें भी वो पूछा, फुल फॉर्म पूछा है कि निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म होगी। ऑप्शन ए है शेष संशोधन की अंतिम गणना, सॉरी आंशिक गणना है यहाँ पे, आंशिक। ऑप्शन बी है सार्वजनिक संरक्षण अनुसंधान संघ। ऑप्शन सी है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ऑप्शन डी है पब्लिक काउंसिल ऑफ रिसर्च एसोसिएशन। तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। PCRA का फुल फॉर्म पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है। और इसकी स्थापना वर्ष 1978 में भारत में हुई थी। 1978 भारत। यह पूर्ण रूप से एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सभी राज्य क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का संरक्षण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? ध्यान रहे नहीं था पूछा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धीरू भाई अंबानी। ऑप्शन बी JRD टाटा। ऑप्शन सी श्रीराम। और ऑप्शन डी GD बिरला। तो इसका आंसर होगा धीरू भाई अंबानी जो थे वो पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं थे। और बॉम्बे प्लान जो था वर्ष 1944 में, ध्यान रहे 1944 में। JRD टाटा इसमें थे, श्रीराम थे, GD बिरला थे, मतलब ये सारे लोग थे इसमें। और इन्होंने संयुक्त आर्थिक प्रस्ताव का एक समूह दिया था जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन ध्यान रहे धीरू भाई अंबानी इसमें नहीं थे बॉम्बे प्लान के वास्तुकार में। और बॉम्बे प्लान 1944 में आया था।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ, कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। ऑप्शन ए सॉरी पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर संघटन का नियम, तीसरा है रेडियोधर्मिता का नियम और चौथा है बहु अनुपात का नियम। ऑप्शन ए है दूसरा, तीसरा और चौथा है। ऑप्शन बी है पहला, दूसरा और तीसरा है। ऑप्शन सी है पहला, दूसरा और चौथा है। और ऑप्शन डी है पहला, तीसरा और चौथा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट है, पहला, दूसरा और चौथा है। यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यानी ऑप्शन ए, बहु अनुपात का नियम यानी ऑप्शन 4 और स्थिर संघटन का नियम। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण, छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन होता है और न ही विनाश। और जो स्थिर अनुपात का नियम है तो वो कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। और जो बहु अनुपात का नियम है वो कहता है कि यदि दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ता है छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है, जैसे पानी एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है फास्फोरिक अम्ल और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पेट में स्रावित होने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये पेट या आमाशय आहार नल का सबसे चौड़ा जे आकार का और सबसे अधिक फैला हुआ अंग होता है और वहीं से स्रावित होते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो अत्यधिक संक्षारक और रंगहीन विलयन होता है जो मानव शरीर में भोजन से प्राप्त प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ध्यान रहे प्रोटीन के पाचन में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, कि किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, के रूप में जाना जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी है स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी है क्रोनोमीटर और ऑप्शन डी है ओडोमीटर। तो ध्यान रहे कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, कि ओडोमीटर एक यांत्रिक या इलेक्ट्रिक उपकरण होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो एमीटर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का माप करता है। ध्यान रहे एमीटर इलेक्ट्रिक करंट का मापन करता है, करंट। और जो स्पीडोमीटर होता है ये वाहन की स्पीड को मापता है, तो यानी स्पीड को मापता है स्पीडोमीटर। और जो क्रोनोमीटर होता है इसका उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है, समुद्री यात्राओं में समय मापने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, कि ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कहलाता है। ऑप्शन ए है विकिरण, ऑप्शन बी है प्रतिबिंब, ऑप्शन सी है संचालन और ऑप्शन डी है संवहन। तो विकिरण एक ऊष्मा स्थानांतरण है जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा विकिरण, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है कम तापमान उच्च दाब, ऑप्शन बी है कम तापमान कम दाब, ऑप्शन सी है उच्च तापमान उच्च दाब और ऑप्शन डी है उच्च तापमान कम दाब। तो इसका आंसर होगा कि कम तापमान उच्च दाब गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का अयस्क है। ऑप्शन ए सिनेबार, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी लिमोनाइट और ऑप्शन डी पैराइट। तो इसका आंसर होगा लिमोनाइट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सॉरी।
तो जो लिमोनाइट होता है वो एक प्रकार का लोहे का अयस्क है जो मुख्य रूप से हाइड्रोक्साइड के रूप में पाया जाता है, और यह लोहे के विभिन्न अयस्कों में से एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिससे लोहे की धातु प्राप्त की जाती है। और जो लौह अयस्क होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया लिमोनाइट और मैग्नीटाइट, एक दूसरा हो गया हेमेटाइट, और तीसरा हो गया लिमोनाइट तो हो गया सीडेराइट। ध्यान रखना लोहा के 4 अयस्क हैं, लिमोनाइट, मैग्नीटाइट, हेमेटाइट और सीडेराइट। और जो बक्साइड होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ध्यान रहे ये एल्युमिनियम का अयस्क है। और सिनेबाज होता है वो पारे यानी मरकरी का अयस्क है। और जो पायराइट होता है ये लोहे का सल्फाइड खनिज है जो एक सुनहरा पीला या पीतल जैसी चमक प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है फॉस्फोरस। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन होगा, ऑप्शन बी। क्योंकि पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों के महत्वपूर्ण माइक्रो पोषक तत्व होते हैं, यद्यपि पौधे के शीघ्र विकास के लिए उर्वरकों में नाइट्रोजन का प्रयोग आवश्यक होता है, विशेषतः पत्ती और तनों के विकास के लिए। और वही जो फास्फोरस होता है ये पौधों की जड़ों, फूलों और बीजों, फलों के विकास हेतु महत्वपूर्ण होता है। और वही जो पोटेशियम होता है वो तने को मजबूत करने, पौधे में पानी का परिवहन करने, प्रकाश संश्लेषण और भोजन निर्माण में सहायक होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। ऑप्शन ए है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन बी है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, ऑप्शन डी है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट विलयन। तो इसका आंसर होगा कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, यानी ऑप्शन सी। जब सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो रासायनिक प्रक्रिया होती है, यानी 2NaHCO3 प्लस H2SO4 को जब मिलाते हैं तो Na2SO4 प्लस 2CO2 प्लस 2H2O बनता है। और यह प्रतिक्रिया CO2 गैस का निर्माण करती है जो अग्निशामक के रूप में काम करती है, और CO2 ऑक्सीजन को निष्क्रिय कर देती है जिससे आग बुझ जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ, कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। ऑप्शन ए है टाइफॉइड, ऑप्शन बी है एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी है कॉलरा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दें कि प्लीहा ज्वर एंथ्रेक्स को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है इंफ्रारेड विकिरण, ऑप्शन बी है यूवी विकिरण, ऑप्शन सी है दृश्य विकिरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड विकिरण, क्योंकि इंफ्रारेड अथवा अवरक्त विकिरण जो होती है वो शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाने वाली होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। खांसी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। कि निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलेमाइन एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है पॉलीथीन, ऑप्शन बी है थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन सी है पीवीसी और ऑप्शन डी है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो इसका आंसर होगा
कि फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, क्योंकि मेलामाइन जो होता है वो अत्यधिक टिकाऊ, गर्मी और रासायनिक प्रतिरोधी होता है, जिससे इसे फर्श की टाइल्स, किचन की सतहों और अन्य घरों के निर्माण में उपयुक्त माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है खमीर और ऑप्शन डी है फर्न। चूंकि जो कवक, शैवाल तथा फर्न, इन तीनों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, यानी कवक, शैवाल तथा फर्न, इन तीनों में होता है। और इसमें ऑप्शन में उपरोक्त में से एक से अधिक का विकल्प दिया नहीं है, इसलिए इसको आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का पार्ट 3 कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि आपको 50 से 75 तक के जो भी 25 क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को पूरा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, अगर क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ वहीं पर आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, जहाँ से आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ।